दोस्तों आदाब, एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम में आपकी बहुत बहुत खुशामदीद। आज है 7 अगस्त 2026। अस्सलामुअलैकुम। आज की सुर्खियां ये रहीं। ईरान पर अमेरिका की तलवार थमी, क्या अब जंग का आखिरी दौर है या कोई नया वार बाकी है? यमन में 45 मौतों का बदला तो सऊदी में शहबाज मुनीर और एर्दोगान और एमबीएस की बैठक से बड़ा सवाल है। गजा में कैदियों पर जुल्म और दमिश्क के धमाकों ने फिर इंसानियत को झकझोरा है और आसमान में उड़ते ड्रोन बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में तूफान अभी थमा नहीं है। तो आइए जानते हैं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। मैं हूं रियाज अहमद। आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे 900 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बेहद अहम सवाल से। क्या अमेरिका अब ईरान के साथ चल रही जंग को खत्म करना चाहता है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि ईरान के साथ चल रही ये जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है। लेकिन ट्रंप ने साथ ये भी साफ किया है कि अमेरिका हथियारों की कमी की वजह से पीछे नहीं हट रहा। उनका कहना है कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार होता है और किसी डील की शर्तों को मानता है तो अमेरिका जंग के बजाय डिप्लोमेसी यानी बातचीत को तरजीह देगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये वाकई जंग खत्म करने की कोशिश है या इसके पीछे कोई दूसरी रणनीति यानी हिकमत चल रही है? क्योंकि पिछले कुछ वक्त से ऐसी रिपोर्ट सामने आती रही है कि ईरान के खिलाफ लंबी जंग की वजह से अमेरिका के कुछ मिसाइलों और इंटरसेप्टर का स्टॉक जरूर कम हुआ है। हालांकि ट्रंप का कहना है कि अमेरिका के पास अभी भी इतनी सैन्य ताकत मौजूद है कि जरूरत पड़ने पर वह जंग जारी रख सकता है। यानी अमेरिका की तरफ से साफ संदेश है कि अगर बातचीत कामयाब होती है तो रास्ता डिप्लोमेसी का होगा, लेकिन अगर बातचीत नाकाम हुई तो अमेरिका के पास लड़ाई जारी रखने की ताकत मौजूद है। अब असली सवाल ये, क्या इस बार बातचीत सच में कामयाब होगी? क्योंकि इससे पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें हुई हैं। बातचीत आगे बढ़ी लेकिन कई बार उसके बाद फिर से मिसाइल और बमों का दौर शुरू हो गया। इसलिए दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि इस बार अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कोई अस्थायी रास्ता निकालती है या फिर कुछ वक्त बाद दोबारा जंग शुरू हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका की न्यूक्लियर ताकत को लेकर ईरान पहली बार काफी गंभीर चिंता जाहिर करता दिखाई दे रहा है। दरअसल अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने और उन्हें ज्यादा सटीक बनाने पर काम कर रहा है। इसी को लेकर ईरान ने चिंता जताई है। ईरान का कहना है कि मामला सिर्फ उसकी सुरक्षा का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा का है। ईरान ने हिरोशिमा और नागासाकी का हवाला देते हुए कहा है कि दुनिया आज भी परमाणु हमलों की तबाही को नहीं भूली है। परमाणु हथियारों से हुई तबाही का असर सिर्फ उस वक्त तक नहीं रहा बल्कि रेडिएशन ने आने वाली पीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। ईरान का कहना है कि अगर दुनिया को ऐसी तबाही से बचाना है तो दुनिया के तमाम परमाणु हथियारों को खत्म करना होगा। यानी ईरान का तर्क ये है कि अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार हैं तो सिर्फ दूसरे देशों से उन्हें खत्म करने की बात नहीं होनी चाहिए बल्कि जिन देशों के पास पहले से परमाणु हथियार मौजूद हैं उन्हें भी खत्म करने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो अपने परमाणु हथियार कम करने के बजाय उन्हें और ज्यादा आधुनिक और ताकतवर बना रहा। यही वजह है कि ईरान को डर है कि कहीं अमेरिका मुस्तकबिल में छोटे स्तर पर ही सही लेकिन किसी तरह के न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का फैसला न कर ले और यही डर इस पूरे मामले को और खतरनाक बना देता है। क्योंकि जंग में हथियारों की संख्या से ज्यादा खतरनाक चीज होती है गलत फैसला। अगर किसी एक ताकतवर मुल्क ने गलत समय पर गलत फैसला ले लिया तो उसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
दोस्तों अब रुख करते हैं यमन की। यमन में हूथियों और सरकारी फौज के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथियों ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के जरिए यमन की सरकारी फौज के कैंप और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों में करीब 45 सरकारी सैनिकों के मारे जाने और लगभग 80 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हूथियों की तरफ से भी दावा किया गया कि उन्होंने मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके सरकारी फौज के जवानों, हथियारों और सैन्य गाड़ियों को निशाना बनाया है। अब यमन की सरकार ने साफ इशारा दिया है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यमन में पहले से चल रही लड़ाई और ज्यादा भड़क सकती है। लेकिन इस खबर का सबसे दुखद पहलू ये है कि लड़ने वाले और मरने वाले दोनों ही यमन के लोग हैं। यानी एक ही मुल्क के लोग अलग अलग गुटों में बंटकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। यही वजह है कि इस लड़ाई को सिर्फ एक सैन्य टकराव के तौर पर देखना सही नहीं होगा। इसके पीछे सत्ता, राजनीति, क्षेत्रीय ताकतों और अलग अलग गुटों के बीच लंबा संघर्ष भी मौजूद है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इसी बीच सऊदी अरब में एक बेहद अहम मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर सऊदी अरब पहुंचे हैं। वहां उनकी मुलाकात सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब एर्दोगान से होने वाली है। इस बैठक में वेस्ट एशिया की सुरक्षा, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन और आपसी रिश्तों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर बातचीत होने की बात सामने आई है। पाकिस्तान हाल ही में उस समुद्री मिलिट्री अलायंस का हिस्सा बना जिसका मकसद रेड सी में हूथियों के हमलों से जहाजों की सुरक्षा करना बताया गया है। इसलिए अब सवाल ये है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की की ये बैठक सिर्फ सामान्य बातचीत है या इसके पीछे मिडिल ईस्ट में सुरक्षा को लेकर कोई बड़ी रणनीति तैयार हो रही है। अभी किसी नए डिफेंस पैक्ट की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना जरूर है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों बात करते हैं फिलिस्तीन की। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्वीर को लेकर रिपोर्ट सामने आई है कि उन्होंने निगेव स्थित नकब जेल का दौरा किया, जिसके बाद फिलिस्तीनी कैदियों के सामान और कपड़ों पर कार्रवाई की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैदियों के पास मौजूद कुरान की प्रतियां भी जब्त की गईं और कई सेल में सिर्फ सीमित संख्या में कुरान छोड़े जाने की बात कही गई है। कैदियों के अधिकारों से जुड़े लोगों का कहना है कि जेल में पहले से ही खाने, साफ सफाई और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायतें हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली जेलों में हजारों फलस्तीनी कैदी मौजूद हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। इसी बीच गजा और वेस्ट बैंक में जारी इजरायली कार्रवाइयों को लेकर अरब और इस्लामिक देशों ने भी चिंता जताई है। कतर, जॉर्डन, यूएई, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान जारी करके गजा और वेस्ट बैंक में जारी हमलों की आलोचना की है। इन देशों का कहना है कि लगातार जारी हमले सीजफायर की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे और इन्हें रोकना जरूरी है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी इस मामले में जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। साथ ये भी चेतावनी दी गई है कि अगर इलाके में हिंसा नहीं रुकी तो पूरे मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं दूसरी तरफ सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके जर्माना में एक जोरदार धमाका हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 13 लोग घायल हो गए। धमाका उस इलाके में हुआ जहां बड़ी संख्या में दुरूज समुदाय के लोग रहते हैं। फिलहाल धमाके की असली वजह साफ नहीं है और किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली। सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि धमाका किसने किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके पीछे मकसद
क्या था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में छोटी सी घटना भी अगर सही समय पर नहीं रोकी गई तो आगे चलकर बड़ा संकट पैदा कर सकती है। इसी बीच भारत से भी एक अलग तरह की खबर सामने आई। गुजरात के मोरबी इलाके में एक गांव के कुएं का पानी अचानक तेज लहरों की तरह हिलता हुआ दिखाई दिया। आसपास की चीजों में कोई खास हलचल नहीं थी, लेकिन कुएं का पानी लगातार हिल रहा था। मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर पानी इस तरह क्यों हिल रहा है। इस मामले में सबसे जरूरी बात यही है कि जब तक वैज्ञानिक जांच से वजह सामने न आए तब तक किसी तरह की अफवाह या अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलता अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।